हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने हिस्ट्री पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। जो आर की ऐसी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किया हमने, उसमें 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। तो आप मतलब इलाहाबाद के जितने मतलब लगभग मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर के भी और जो अदर एग्जाम के भी इम्पोर्टेंट हैं वो भी इंक्लूडेड है इसमें, और इसका डिस्क्रिप्शन के साथ है। तो आपको मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू आपके 2 या 3 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। तो ठीक है, ये सीरीज देखना मत भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए क्लास को, और क्लास को लाइक करिए, ताकि हम जितने जितने लोग रहेंगे उतनी चीजें अच्छी रहेंगी। और मतलब मेरा भी मतलब मुझे भी लगेगा हाँ कि लोगों को अच्छा लग रहा, पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम मैं भी मतलब इसके लिए और भी चीजें अच्छा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला मतलब आज का टॉपिक हमारे क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें पहला मतलब टॉपिक क्या होगा, ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के निकटस्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट सन। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा मतलब वो है मतलब वो तारा सूर्य के निकट निकट है, जो मतलब सूर्य के पास में तारा है। तो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे पास का तारा है। यह सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम के संगठन निहारिका या नेबुले से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक बड़ा मान्यता प्राप्त तारामंडल है। कौन सा है, हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा सर्वाधिक बड़ा मान्यता प्राप्त तारामंडल है। तारामंडल तारों का एक ऐसा समूह है जो एक विशेष आकार बनाता है और इसे इसके आकार के अनुसार नामित किया जाता है। आधिकारिक तौर पर अब तक मान्यता प्राप्त लगभग 88 तारामंडल है। मतलब ये तभी जब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है, बाकी हो सकता है बढ़ भी चुका हो। तो 88 याद रखिएगा। बाकी अगर आपको मतलब अगर हो तो एक बार देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। अगर बढ़ गया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इसमें कौन सी होगी, बिग बैंग थ्योरी। आपको पता होगा बिग बैंग थ्योरी की मतलब पहले जो है एक धीरे धीरे मतलब कण और ये धूल मिट्टी ये सब इकट्ठा हुए, फिर एक दिन ऐसा हुआ एक्सप्लोजन हो गया, फिर वो जो एक्सप्लोजन हुआ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ, तो वही बना है ब्रह्मांड। तो उसी के यही है इसमें संकल्पना, किसमें, बिग बैंग थ्योरी में। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेवेंतियर ने किया था। किसने, ये भी पूछा जाता है किसने दिया है, तो जॉर्ज लेवेंतियर ने। किसने, जॉर्ज लेवेंतियर ने दिया था, किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने, किसने, रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना एक गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड का आकस्मिक विस्फोट हुआ, इसे ही बिग बैंग कहा जा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। तो किस गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सौरमंडल, किसका है, मिल्की वे का है। किसका है, हाँ मिल्की वे का है, सी होगा इसमें। मिल्की वे का हमारा आकाश गंगा जो है वो मिल्की वे का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में वर्ष के किसी भी समय रात के आकाश में किसी प्रेक्षक का ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कैन एन ऑब्जर्वर नॉट सी द पोलैरिस इन द नाइट स्काई एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या हो जाएगा इसमें, ब्राजीलिया। क्या, ब्राजीलिया। ब्राजीलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इस नगर में वर्ष के किसी भी समय रात को आकाश में किसी प्रेक्षक को ध्रुव तारा नहीं दिखाई पड़ेगा। ध्रुव तारा एक स्थिर स्थिर तारा है तथा पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमा के बावजूद पृथ्वी के उत्तरी अक्ष सदैव इसकी ओर रहता है। अतः पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव तारा को नहीं देखा जा सकता। कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध। ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा को कहाँ नहीं देखा जा सकता, तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव तारा नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सोलर सिस्टम, सौर मंडल है। इसमें इसमें पहला टॉपिक है सूर्य, सन के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य से उनकी दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब दूरी के हिसाब से कौन से ग्रह कैसे आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बुध, शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी होता है, बृहस्पति होता है,
तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि शुक्र नहीं दिया गया है तो नहीं होगा। देखो इसमें दिया गया है, तो इसमें क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, नहीं, गलत है। चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाता है, गलत है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है। क्या चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है? तो डी हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की छाया पड़ती है, तब इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई दे, तो ये होता है कि सूर्य पे ग्रहण लग गया है, इसलिए दिखता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण, जो हमेशा कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सोलर फ्लेयर्स, सौर ज्वालाएं क्या होती हैं? तो सूर्य की सतह से निकलनी हाइड्रोजन गैस, सूर्य के किरीट से निकला प्लाज्मा, सूर्य के केंद्र से निकला प्लाज्मा, क्रोट से निकले न्यूट्रिनो। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, सूर्य के जो किरीट होते हैं, जो उसका कोरोना होता है, वहां से जो प्लाज्मा निकलती है, उसको ही सौर फ्लेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के सापेक्षिक स्थिति क्या होती है? ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ। तो क्या होगा इनका मतलब, पोजीशन पूछा है कि रिलेटिव पोजीशन क्या होगी सूर्य ग्रहण के दौरान। तो क्या होगा, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य होती है, नहीं, गलत है। चंद्रमा सूर्य और तथा पृथ्वी के मध्य होता है। क्या, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य होता है। अभी क्वेश्चन ये आ चुका है, मतलब अभी इसके पहले पूछा गया था इसी टाइप का। नेक्स्ट इसमें है, मतलब सोलर सिस्टम में हम, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, मरकरी, बुध के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है, मरकरी है। बुध है सबसे छोटा है जो है। नेक्स्ट, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। कौन सा, बुध। मरकरी जो है सबसे निकट है सन के। बुध, ऐसे देखो क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेनस के बारे में आ गया, शुक्र के बारे में आ गया। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद नहीं है? तो किसका नहीं है, शुक्र का नहीं है। इसका मतलब कोई भी मून नहीं है, किसका, शुक्र का। वीनस का कोई मून नहीं है। बाकी मंगल में 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति और अरुण के भी क्रमशः 95, मतलब इसके भी बहुत सारे मून्स है, लेकिन जो है हमारे वीनस का कोई मून नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्रह इवनिंग स्टार कहते हैं? तो किसको इवनिंग स्टार कहते हैं, वीनस को कहते हैं। सूर्य, शुक्र ग्रह का सांझ का तारा कहते हैं, किसका, इवनिंग स्टार या सांझ का तारा कहते हैं। तथा भोर का तारा भी कहा जाता है, किसको, सांझ का तारा या भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम में तथा सुबह पूर्व में दिखाई पड़ता है। क्या, शाम को कब, पश्चिम में तथा सुबह पूर्व में दिखाई पड़ता है। आकार तथा चंद्रमा, द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जुड़वा सिस्टर्स कहा जाता है, किसको, शुक्र को। नेक्स्ट है, उसके बाद पृथ्वी लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। बुध के समान इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई मून नहीं है अपना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है। तो क्या होगा, इसमें पहला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन भारत में सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था, आर्यभट्ट ने। किसने, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है सन के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। उन्होंने भारत में सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इन्होंने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी रचना की थी। किसने, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह उच्चतम घनत्व रखता है? तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, अर्थ का है। किसका, अर्थ का। सौर मंडल में सभी ग्रह का आकार, द्रव्यमान एवं घनत्व व्यापक रूप से भिन्न है। पृथ्वी का घनत्व अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है, 0.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तथा शनि ग्रह का घन सबसे कम है। किसका, शनि का सबसे कम है घनत्व, क्योंकि ये सब गैस से बने होते हैं, बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है, कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल जो है, नहीं सॉरी, अच्छा बाहरी मतलब अर्थ की बाहरी लेयर पूछा है। क्या होगा, लिथोस्फेयर। क्या, लिथोस्फेयर होता है। धरती पर सबसे बाहरी परत को थलमंडल या लिथोस्फेयर कहते हैं। भूपर्पटी और मेटल को ऊपरी भाग मिलकर थलमंडल का निर्माण करते हैं। भूपर्पटी और
मेंटल का जो कुछ पार्ट होता है वो मिलके निर्माण करते हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया, मंगल, मार्स के बारे में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो किसको, मंगल को जानते हैं। ये भी पूछा जाता है कि मंगल जो है रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, मंगल मतलब लाल ग्रह क्यों कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, जाता है ऐसा इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से ही लाल रंग का रूप देता है, कौन, मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो किस ग्रह को कहा जाता है, मार्स को, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, अभी ऊपर हमने पढ़ा। नेक्स्ट है, सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है, विच ऑफ द फोर्थ प्लैनेट फॉर द सन, तो कौन सा है, मंगल है, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल आता है। नेक्स्ट है बृहस्पति के बारे में, जुपिटर के बारे में, विच ऑफ द प्लैनेट हैज ए मून कॉल्ड गाइनामीड, गैनीमीड मतलब किसको कहा जाता है, किस ग्रह को चंद्रमा का नाम नाम या गैनीमीड है, तो कौन सा है, बृहस्पति या जुपिटर। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। यह उपग्रह पीले रंग का होता है, गैनीमीड जो है पीले रंग का होता है, सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, ये सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन, गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। उसके कुल मिलाकर 95 उपग्रह है, किसके, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपने दूरी पर चक्कर लगाने का 10 घंटे का समय लगता है सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगता है इसको, क्योंकि बहुत दूर है मतलब सन से, इसलिए इसको बहुत टाइम लगता है अर्थ की मतलब सन की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट है शनि के बारे में, सैटर्न के बारे में, शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम है, तो शनि के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है, टाइटन है, क्या, टाइटन। शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है, टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। इस उपग्रह की खोज 1655 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजेंस ने की थी, किसने, क्रिश्चियन हाइजेंस ने की थी शनि ग्रह की खोज जो है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जुपिटर है, बृहस्पति है। नेक्स्ट है अरुण, वरुण एवं यम, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो के बारे में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है, विच प्लैनेट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन अनलाइक द अदर प्लैनेट्स, तो कौन है, अरुण है, कौन, अरुण। यूरेनस वह ग्रह है जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है। यह 98 डिग्री के अक्षीय झुकाव के साथ विपरीत दिशा में घूमता है। शुक्र भी सौर मंडल में विपरीत दिशा में घूमता है। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, पूर्व में अस्त होता है। क्या है, शुक्र ग्रह जो है ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। नेक्स्ट है यूरेनस की खोज किसने की, तो यूरेनस की खोज किसने, विलियम हर्शेल ने, किसने, विलियम हर्शेल ने की थी, कब, 1781 में विलियम हर्शेल ने खोज की थी इसकी। अब कॉमेट्स के बारे में है, धूमकेतु के बारे में। इसमें पहले हैली धूमकेतु का काल कितने वर्ष का होता है, तो कितने, 76 साल, कितने, 76 ईयर। धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस के, ये भी पूछा जाता है किस किस से निर्मित होता है, तो धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। हैली एक धूमकेतु है जो प्रायः 76 वर्ष बाद पृथ्वी पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है अर्थ के बारे में, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, मतलब इसके अब अर्थ के अंदर में मतलब पढ़ेंगे क्या क्या, तो पहला इसमें टॉपिक है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। इसमें पहला क्वेश्चन है महाद्वीपीय खंडों की परपटी में मुख्य खनिज अवयव कौन से हैं, तो इसमें कौन सा मुख्य खनिज अवयव है, भूपर्पटी का सिलिका, सीमा से बना होता है, तो सिलिका, एल्यूमिना जो है इससे मिलके बना होता है भूपर्पटी अर्थ की, मतलब जिसको सीमा कहते हैं, सीमा सियाल लीफे ऐसे मतलब होता है, मतलब इसमें ऐसे डिवाइडेशन होता है ना, कैसे ऐसे ऐसे करके डिवाइडेशन होता है। यहाँ पर सीमा, सियाल, नीफे ऐसे मतलब
डिवाइडेशन होता है। नेक्स्ट इसमें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से होते हैं, मतलब पृथ्वी के जो कोर होता है उसमें क्या क्या होता है, निकल और फेरस होता है, नीफे ना, निकल और फेरस होता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। सीमा, सियाल, नीफे, तो निकल और फेरस जो है अर्थ के कोर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट और के बीच स्थित, मतलब कोकोस प्लेट किसके बीच, किसके बीच में स्थित है, तो मध्य अमेरिका और प्रशांत पट्टी के बीच में, जो मतलब जो मध्य अमेरिका है और जो इधर प्रशांत मतलब पैसिफिक ओशन है ना, उसके प्लेट के बीच में मतलब ये कोकोस प्लेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के अंदर पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है, तो पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है, जो मतलब उसके अंदर पिघली है तो उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, क्या मैग्मा कहलाता है। जो उसके अंदर जो पिघल मतलब जो ज्वालामुखी बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं, जो अब अंदर रहता है, अर्थ के अंदर ही रहता है, तब उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल किसे संदर्भित करता है, तो स्थल मंडल किसे संदर्भित करता है, पृथ्वी की पपड़ी या क्रस्ट ऑफ द अर्थ, स्थल मंडल या लिथोस्फेयर जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक माइनर प्लेट नहीं है, मतलब छोटी प्लेट कौन सी इसमें से नहीं है, तो इसमें आर्कटिक प्लेट मतलब बड़ी है, अंटार्कटिक प्लेट, बाकी सारी छोटी प्लेटें होती है, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, कैरेबियन प्लेट। तो लघु प्लेटें होती हैं जिनका क्षेत्रफल 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम होता है, लेकिन 10 लाख वर्ग किलोमीटर से बड़ी होती हैं। इसके प्रमुख उदाहरण इंडियन, नजका, कैरेबियन, कोकोस प्लेट आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है, मतलब पपड़ी मतलब जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा किस मतलब वो मेटल के अधिकता है, तो किसकी है, एल्यूमिना की, किसकी, एल्यूमिनियम की, किसकी, एल्यूमिनियम की है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु 8.1% पाया जाता है, इसके बाद लोहा 5% पाया जाता है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, इसके बाद एल्यूमिनियम तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और सिलिकॉन अधातु है, क्या इसमें धातु पूछा है और अधातु पाया जाता है वो। जैसे पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच की सीमा है, मतलब अर्थ एंड क्रस्ट के बीच के मतलब जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, ये असंतति होती है, उसके बारे में डिसकंटिन्यूटी होती है, तो इसमें मतलब डिसकंटिन्यूटी है, तो इसमें जो उसने पूछा है अर्थ के क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होता है, तो अर्थ के मेंटल और क्रस्ट के बीच में क्या होता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद कौन सी होती है, कोनरोड, नहीं उसके बाद लेहमान, कोनरोड, गुटेनबर्ग, ऐसे होता है मतलब। नेक्स्ट है लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, तो लैटिट्यूड में पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में अनुगमन करती है, तो क्या होगा, 180 डिग्री पर पृथ्वी की उत्तर दक्षिण दिशा के अनुगमन करती है, कौन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर पृथ्वी की उत्तर दक्षिण दिशा में अनुगमन करती है। यह रेखा प्रशांत महासागर में खींची गई है। साइबेरिया को अलास्का से दूर रखने व साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए 75 डिग्री अक्षांश पर यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। इस रेखा पर पूर्व से पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है, तो सबसे लंबा अक्षांश कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश है सबसे लंबा, ठीक है, क्योंकि ये सीधा पूरा एकदम होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षांशों में से किस अक्षांश पर 21 जून को 12 बजे दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो किस डिग्री पर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में 12 बजे दोपहर की सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 21 जून को, क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी कर्क रेखा पर ये सीधे पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मतलब लॉन्गिट्यूड है नेक्स्ट टॉपिक। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय बदलता है 4 मिनट में। प्रत्येक डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट बदलता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट है, भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा का माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से गुजरती है, इलाहाबाद नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विनॉक्स एंड इक्वेटर, विषुवत एवं भूमध्य रेखा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, मतलब किससे नहीं होकर गुजरती है, तो किसका, मैक्सिको। कहाँ से होकर गुजरती है देख लेते हैं,
तो 13 देश से होकर गुजरती है जो इस प्रकार है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। कौन? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो कब होगा? 22 दिसंबर को। ठंडी की रात जो होती है वो सबसे छोटी होती है, उसमें से 22 दिसंबर सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? कब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं? तो किस डेट को होते हैं दिन और रात समान होता है? कब होता है? तो ये विषुव के दिन, डे ऑफ इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स को ये होता है जब 23 सितंबर या 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, उसी दिन बराबर होता है। क्वेश्चन, उष्मीय भूमध्य रेखा कहाँ अवस्थित है? तो उष्मीय या वेयर इज द थर्मल इक्वेटर फाउंड? तो कहाँ पे है ये भूमध्य रेखा को? कहाँ? एट द इक्वेटर पे है। उष्मीय भूमध्य रेखा भौगोलिक भूमध्य रेखा के थोड़ा उत्तर में स्थित है। आमतौर पर भूमध्य रेखा के उत्तर में 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है, मतलब जो तापमान होता है अधिक हो वही पूछा है उसने। तो ये थर्मल इक्वेटर फाउंड कहाँ है? तो जो मतलब 5 इक्वेटर है, इक्वेटर जस्ट ऊपर थोड़ा सा 5 डिग्री या 10 डिग्री के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क एवं मकर रेखा के बारे में। टॉपिक ऑफ कैंसर है कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो इसमें पहला क्या है? 21 जून को सूरज, मतलब ऑन द 21 जून को मतलब सूरज कहाँ होता है? तो क्या होगा इसमें? कर्क रेखा पर सिर के ऊपर सीधा चमकता है। कौन? 21 जून को, क्योंकि गर्मी का होता है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो वही है पूछा है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस देश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? इसमें इसमें पूरा मतलब हम देख लेते कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो इसमें हो जाएगा पहला द्वीप अमेरिका, अमेरिका, बहामास, मारिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान से होकर गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा, टाइड एवं स्प्रिंग टाइड्स का आकारण। बृहद ज्वार भाटा की घटना कब होती है? तो कब होती है बृहद ज्वार भाटा? तो ये होगा जब केवल पूर्ण चंद्र दिवस के दिन होती है, मतलब फुल टाइड मतलब आती पूर्ण, मतलब पूर्ण जो है। नेक्स्ट है रॉक के बारे में, चट्टान। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मैग्मा के ठंडा होने बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्या? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित होता है? तो बलुआ पत्थर किसमें? क्वार्ट्ज में या स्फटिक में, क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है बलुआ पत्थर। नेक्स्ट है, देख लो इसमें देख लेते हैं, अग्नेय सेल में होती है कौन सी? ग्रेनाइट, बेसाल्ट होती है। और सादी सेल का मतलब वो एग्जांपल क्या है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल आदि है। रूपांतरित सेल का क्या है? फाइलाइट, शिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट, मार्बल। क्या है? फाइलाइट, शिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट और मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंथरिक सेल किससे बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो किससे बनता है? अग्नेय सेल और अवसादी सेल से। किससे? अग्नेय सेल और अवसादी सेल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट है। कौन सा? ग्रेनाइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल पर पारगम्य है? तो कौन सी सेल पारगम्य है? तो बलुआ पत्थर है। कौन? बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप अर्थक्वेक के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भूकंप आने के एक ही समय पर वे कौन सी रेखाएं हैं जो एक साथ अंतः संबंध हैं? तो कौन सी है? सह भूकंप रेखा या कोसिमल लाइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है। ए सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग ए क्वेक एट द सेम टाइम आर कॉल्ड। भूकंप आने के एक ही समय पर वे कौन सी रेखाएं हैं जो कि एक साथ अंतः संबंध होती है, मतलब रेखाएं आपस में रिलेटेड होती हैं। तो उसको, उस रेखा को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे कोसिमल लाइन्स या सहभूकंपन रेखा कहेंगे। सहभूकंपन रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो भूकंप आने के एक ही समय पर एक साथ अंतः संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु इस रूप में जाने जाते हैं, मतलब जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और जस्ट जिसके ऊपर जाके वहां मतलब उसका वो होता है ओपनिंग पॉइंट, उसको क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। क्या? एपी सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट मतलब 90 डिग्री पे होता है, उसको एपी सेंटर या आदि केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप के तरंग की उत्पत्ति के स्थान को क्या कहा जाता है?
तो वही देखो पूछ लिया है, तो उसको क्या कहते हैं, फोकस कह रहे थे, मतलब जहाँ से उत्पन्न होता है फोकस है, भूकंप मूल कहते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भूकंप को और भी मतलब दूसरे नाम से जानते हैं, तो ट्रेमर के नाम से, ट्रेमर, किसका? ट्रेमर। सदा शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा को निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होते हैं। इन तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। भूकंप को ट्रेमर या नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भूकंप का कारण है अर्थक्वेक कॉज्ड बाय। तो अर्थक्वेक किसके कारण होता है? धरती का परिक्रमण, टेक्टोनिक प्लेट का घूमना, निरावरण, धरती का घूमना। तो इसमें क्या हो जाएगा? टेक्टोनिक्स की वजह से भूकंप होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखी या वोल्केनोस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है। तो इसका क्या नाम है? माउंट इरेबस है। अंटार्कटिका का जो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? माउंट एरेबस है। क्या? माउंट एरेबस नाम है। उसके बाद कौन सा मृत विलुप्त ज्वालामुखी नहीं है? इसमें से मतलब कौन सा मृत और विलुप्त ज्वालामुखी नहीं, जो अभी भी आता है, मतलब वो ऐसा कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया, ये अभी मतलब बंद हो चुका है, मतलब प्रस्तुत हो चुका है। कोपा म्यांमार में भी, इसमें भी नहीं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर बहुत फेमस है, तो आपको ये पता ही होगा कौन सा कोटोपैक्सी इक्वाडोर है। तो ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया निष्क्रिय हो गया, कोपा म्यांमार मृत निष्क्रिय हो गया, कोटोपैक्सी इक्वाडोर सक्रिय है, चिम्बरांजो इक्वाडोर मृत हो, ये भी हो गया है। नेक्स्ट, इनमें से सर्वाधिक सक्रिय संख्या में ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो कहाँ पे है? एलुसियन द्वीप समूह। कहाँ? एलुसियन द्वीप समूह के पास। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक सक्रिय संख्या में ज्वालामुखी एलुसियन द्वीप समूह पर स्थित। एलुसियन द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का समूह है, जो मतलब अमेरिका है, अमेरिका के जस्ट नीचे वाले पार्ट में जैसे मतलब बना हुआ है, तो वहां पे है एलुसियन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में माउंट कटमई ज्वालामुखी स्थित है? तो माउंट कटमई कहाँ पे है? तो माउंट कटमई कहाँ है? यूएसए में। कहाँ? यूएसए में माउंट कटमई है। माउंट कटमई दक्षिण अलास्का में अलास्का प्रायद्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कटमई राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप में स्थित है। अंडमान सागर में बैरन द्वीप किसके लिए जाने जाते हैं? तो किसके लिए जाना जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी के लिए, एक्टिव वोल्केनो के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? आइसलैंड है। कौन? आइसलैंड। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप आइसलैंड है। इसका आकार 39,702 है वर्ग मील है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, हिम हिमलुम्बी निलंबी निक्षेप खंभा सतह पर जमने वाले किस भू आकृति के हैं? तो किसके हैं? भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर के हैं। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और स्तंभ या पिलर जैसे निक्षेपित भू आकृतियां भूमिगत जल के बहाव और निक्षेप से निर्मित होते हैं। भू सतह के अंदर चट्टानों उनके छिद्रों में पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित भू आकृतियां विशेष रूप से कास्ट क्षेत्र में अधिक देखी जाती है, चूना पत्थर के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एंड निकोबार के द्वीप में स्थित है। उसका नाम क्या है? तो उसमें क्या है? बैरन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी में से कौन सा विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है? पोपा है। कौन सा? पोपा है। विलुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी है जिसके एक बार उद्गार के पश्चात पुनः उद्गार नहीं हुए। इस प्रकार ज्वालामुखी के मुहाने में पानी भर जाने के से झील बन जाता है। इस प्रकार झील को क्रेटर झील कहते हैं। म्यांमार का पोपा, इक्वाडोर का चिम्बरांजो, ईरान का कोह सुल्तान एवं देवबंद इसके उदाहरण है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है? नेक्स्ट टॉपिक है भू आकृतियां, लैंड फॉर्म्स है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस हिमनद का निक्षेपीय अभिलक्षण है? तो किसका है? हिमोद का या मोरैन का। मोरैन का हिमनद मतलब लक्षण है, बाकी ये सब हिमनद के नहीं है वो। नेक्स्ट है, स्थल मंडल से बना हुआ है। स्थल मंडल मतलब किससे? लिथोस्फीयर है। कौन सी स्टाफ? तो किससे बना हुआ है? तो किससे? पर्पटी और उच्च ठोस मंडल, ऊपरी मंडल का जो और पर्पटी से बनाया है, क्रस्ट से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मैदान से चूना पत्थर स्थलाकृति संबद्ध है? तो किस मैदान से संबद्ध है? तो कास्ट मैदान। किससे? कास्ट मैदान से रिलेटेड होती है चूना पत्थर की जो आकृतियां होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। तो रिफ्ट घाटी का निर्माण कैसे होता है? दो विभंगों के बीच, दो विभंगों के बीच मतलब दो विभंग होते हैं, उनके टूट जाने से तो जो बनता है उसको क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है उससे।
बैथोलिथ भू आकृति का उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो बैथोलिथ किसके द्वारा? ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा बैथोलिथ होती है, जो अंदर ही ज्वालामुखी के पार्ट जो है जमने लगते हैं, उसे ही उसमें ही बहुत सारी आकृतियां बनती है, जिसमें एक पैथोलिथ भी होता है। नेक्स्ट है हिमोर पाए जाते हैं, तो हिमोर पाए जाते हैं हिम नदी क्षेत्र में, हिमोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है पर्वत, पठार और घास के मैदान। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हिमालय मोटे तौर पर 3 पहाड़ी क्षेत्रों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इनमें से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नॉर्थन मतलब नहीं है, बाकी वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न जो है हिमालय को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है यूराल पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो यूराल पर्वत कहाँ है? रसिया में है, रूस में है। रूस, यूराल, उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत, दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत, यूरोप आल्प्स, अफ्रीका एटलस है। नेक्स्ट है यूएसए में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? रॉकी पर्वत कहाँ पाया जाता है? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित अक्षांश चारागाह कहलाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? पैम्पास। उष्णकटिबंधीय चारागाह और संबंधित क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राजील कैंपोज, वेनेजुएला लोनोस। और नेक्स्ट है तो शीतोष्ण घास के मैदान में अर्जेंटीना पंपास, उत्तरी अमेरिका प्रेयरी। कौन शीतोष्ण मतलब थोड़ा ठंडा इलाका, तो ये को अर्जेंटीना पंपास, क्योंकि नीचे देखो है उत्तर अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, यूरेशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डाउन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो कौन सा इसमें है? सतपुड़ा। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, पूछा जाता है कभी ब्लॉक पर्वत क्या है। तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक कहते हैं, ऊपर उठे हुए ब्लॉक को होस्ट कहा जाता है और नीचे वाले ब्लॉक को ग्रेबोल कहा जाता है। यूरोप में राइन घाटी और वास्टेट पर्वत इसके उदाहरण हैं। भारत में पश्चिमी घाट के पर्वत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट ड्रैकेंसबर्ग पहाड़ किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला में, इसकी लंबाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में लगभग 1125 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पंपास घास क्षेत्र अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है बहिर्गमन मैदान शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? हिमनद से, ग्लेशियर से संबंधित है। नेक्स्ट है आल्प्स पहाड़ी श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है? तो किसमें महाद्वीप में? यूरोप में है, आल्प्स पर्वत है। कहाँ? यूरोप में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में से कौन अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कौन है? सवाना। सवाना उष्णकटिबंधीय घास भूमियों का सवाना घास मैदान के नाम से भी जाना। इसका विस्तार अच्छा कहाँ? 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जो हम लोग कल करेंगे। आज ये लगभग कंप्लीट हो गया, तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो इसमें कल से हम करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी बहुत सारी सीरीज और सब कुछ मिलेगा। तो और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब और करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आप लोग ना कमेंट करते हैं ना चैनल को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि तभी मेरा भी मोटिवेशन बनेगा और भी चीजें मैं करने का होगा। ठीक है, तो लाइक भी नहीं करते आप लोग, क्लास देख लेते हैं लाइक भी नहीं करते हैं, मतलब सोचिए जो आप कर सकते हैं थोड़ा आप मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, फ्री है आपके लिए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो ये जरूर करिए, ठीक है, तभी मतलब और भी चीजें होंगी धीरे धीरे। अभी स्टार्टिंग है, तो मतलब आपके ही सपोर्ट से आगे चीजें और बनेंगी। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, इसके बाद कल नेक्स्ट आगे की क्लास करेंगे। थैंक यू दोस्तों।